दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस से स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे बीए और बीएससी फर्स्ट पार्ट के लिए, पार्ट 1 के लिए, जो पेपर 2 के अंतर्गत आता है, पेपर 2 में आता है। दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने nth डेरिवेटिव निकालने का ये फार्मूला सीखा था। दो चार फार्मूले सीखे थे और इस पर 2 क्वेश्चन हम लोग किए थे। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ और फार्मूला सीखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लेबनिज थ्योरम को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज का फॉर्मूला सीखते हैं। अगर फंक्शन x का पावर m रहे तो इसका nth डेरिवेटिव कितना होगा। तो अगर फंक्शन x का पावर m रहे तो इसका nth डेरिवेटिव होता है m का फैक्टोरियल बाई m माइनस n का फैक्टोरियल और इंटू x का पावर m माइनस n। ठीक है। और अगर फंक्शन ax प्लस b और इसका पावर m रहे तो इसका nth डेरिवेटिव कितना होगा। तो इसका nth डेरिवेटिव होता है m का फैक्टोरियल और बाई m माइनस n का फैक्टोरियल, ये तो सेम रहेगा। और यहाँ पे हो जाता है a का पावर n और यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस b और इसका पावर m माइनस n। ये टेबल थोड़ा छोटा है बट कोई नहीं, आप यहाँ एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको याद करने में टेबल की मदद से याद करिएगा तो आसानी होगा, इसलिए हम इसको यहाँ टेबल बनाए हैं। यहाँ दोनों में देखिएगा आप गौर से तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस यहाँ x प्लस बी आ गया है तो यहाँ पे x प्लस बी आया है और x प्लस बी आया है इसलिए यहाँ a का पावर n आया है। इतना ही तो अंतर है, बाकी ये वाला चीज़ तो सेम ही है। ये वाला सेम है और इधर भी ये सेम है, बस यहाँ x है तो x है और नीचे में x प्लस बी है तो x प्लस बी है। ठीक है। इसके बाद अगर हम इधर x का पावर माइनस m लेते हैं तो कितना होगा nth डेरिवेटिव। तो बस कुछ नहीं करना है, -1 का पावर n लगा देना है और बाकी इधर हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल अब बाई m माइनस 1 का फैक्टोरियल और इधर हो जाएगा इंटू में 1 बाई x का पावर m प्लस n। ठीक है। और अगर यहीं अगर रहे ax प्लस b का पावर माइनस m तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका nth डेरिवेटिव कितना होगा। इसी चीज़ को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो पावर में माइनस m है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई इसके पावर में m। ठीक है, दोनों बात सेम ही हुआ। तो इसका जो nth डेरिवेटिव होता है वो थोड़ा लंबा जाएगा, इस टेबल में तो लिखना तो पड़ेगा लेकिन बहुत क्या बोलते हैं कि छोटा छोटा हो पाएगा इधर। ठीक है, तो ये वाला चीज़ सेम रहेगा तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आपको भी याद रखना ये वाला ऊपर वाला चीज़ सेम रहता है और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोगों को जगह थोड़ा कम पड़ रहा है इसलिए इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज़ें सेम रहेंगी। इसके बाद यहाँ से इंटू होगा, इसमें ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाला ही सेम टू सेम लिखे हैं बस। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा a का पावर n बाई ax प्लस b और इसका पावर हो जाएगा m प्लस n, बस इतना ही। ठीक है, तो इस सबको अगर आप रिलेट करके याद करने की कोशिश करिएगा तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इतना ध्यान रखना है जब भी x प्लस बी वाला केस आएगा तो a के पावर में n आएगा। यहाँ भी a के पावर में n आया है, यहाँ भी a के पावर में n आया है और चूंकि ये 1 बाई x प्लस बी का पावर m है इसलिए यहाँ पे 1 बाई में नीचे में आया है x प्लस बी का पावर m प्लस n। बस इतना ही तो डिफरेंट है, बाकी ये वाला चीज़ें तो सेम है, जो ऊपर में है वही चीज़ नीचे में है। ठीक है, तो आप इस चारों को रिलेट करके याद करिएगा तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा
और इस चैप्टर में फार्मूला बहुत ज़्यादा है। हम एक साथ आपको सब फार्मूला इसीलिए नहीं दे रहे हैं, हर वीडियो में 4-4 फार्मूला हम आपको देंगे और जो आपस में रिलेटिव होगी, आपको याद करने में आसानी होगा। इस तरीके से करके बहुत सारा फार्मूला आपको याद हो जाएगा। क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में आप जानते ही ये फार्मूला ही सबसे मेन चीज़ होता है। आप जब 12th क्लास में 11th क्लास में डिफ्रेंशिएशन पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि फार्मूला ही मेन आधार होता है। वैसे ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन का फार्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि x के पावर m log x d, इस तरीके से हम लोग कुछ फार्मूला पढ़ते हैं। जैसे कि डिफ्रेंशिएशन आप पढ़े होइएगा तो उसमें कुछ फार्मूला याद करना पड़ता है और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन फंक्शन का तो निकाला जाता है सब चीज़ का डिफरेंस। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा है sin x इंटू कॉस एक्स, तो इसका फार्मूला नहीं होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकाला जाता है। लेकिन अगर वहीं पूछिएगा sin x का, तो इसका फार्मूला होता है, cos x का फार्मूला होता है। तो हम भी यहाँ आपको nth डेरिवेटिव में भी sin x का और cos x का फार्मूला बताए हैं। इस पिछले वाले वीडियो में sin x और cos x का ही हम आपको फार्मूला बताए थे। तो जिस तरीके से नॉर्मल डेरिवेटिव हम लोग निकालते थे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, उसके लिए कुछ फार्मूला को हम लोग को याद करना पड़ता था। उसी तरीके से यहाँ nth डेरिवेटिव में कुछ फार्मूला को याद करना है, जो आपको हम धीरे धीरे याद करा भी रहे हैं। और बाकी सारा तो आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा। जैसे कि आपको यहाँ बताया sin x इंटू कॉस एक्स है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा। पिछले वीडियो में हम निकाल के दिखाए भी थे, sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको निकाल करके बताए भी थे। इसका nवां डेरिवेटिव हम लोग निकाले थे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग को nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मेन चीज़ वो है। ये तो हम आपको बस केवल फार्मूला बता रहे हैं और सारे क्वेश्चन आपको फार्मूला से डायरेक्ट फार्मूला से नहीं बनेंगे, उसमें निकालना पड़ता है। जैसे कि अब यहाँ आपको हम कुछ और चीज़ बताने जा रहे हैं। जैसे कि मान लिए हम लोग को डिफ्रेंशिएशन निकालना है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का, तो इसका मान लिए अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना रहता, पहला डिफ्रेंशिएशन हम लोग को निकालना रहता, तो क्या करते हैं, बस सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, इसको u मानते, इसको v मानते और इस पर फार्मूला लगाते। कौन सा फार्मूला लगाते हैं, डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी वाला फार्मूला लगाते, u v अब आई dx, और इसको u बाहर निकालते, v का डिफ्रेंशिएशन अब प्लस v बाहर निकालते u का डिफ्रेंशिएशन। यही चीज़ हम लोग कर देते। लेकिन सोचिए अगर इसका nवां डेरिवेटिव निकालना हो, nth डेरिवेटिव निकालना हो, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी एक थ्योरम आता है। जैसे कि इसका ये फार्मूला आता है, इसके लिए भी एक फार्मूला आता है और उस फार्मूला को जो बनाया था उसी को बोलते हैं लेबनीज, मतलब उस फार्मूला को जो बनाया था उसका नाम है लेबनीज, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लेबनीज थ्योरम। तो इसी थ्योरम के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे और सीखेंगे कि अगर इस तरीके से दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दिया है तो हम लोग उसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। चलिए इसी चीज़ को हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं, क्वेश्चन बनाकर लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्टेट एंड प्रूफ लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम को लिखे कि लेबनीज थ्योरम है क्या और उसको प्रूफ करें। और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जाता है कि लेबनीज थ्योरम क्या है, इसको प्रूफ करें। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इसको पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनाने में ये मदद आता है। जैसे कि आप रिलेट कर सकते हैं कि आप जो 12th क्लास में पढ़े थे u इंटू वी वाला फार्मूला कितना यूजफुल है, आप समझ सकते हैं। आपको हर क्वेश्चन में ये यूज आता है। उसी तरीके से यहाँ पे लेबनीज थ्योरम है, सेम टू सेम। तो चलिए पहले समझते हैं कि लेबनीज थ्योरम कहता क्या है। तो लेबनीज थ्योरम कहता है इफ़ u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x, u एंड v x का दो फंक्शन है। x का फंक्शन कहने का मतलब sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, log x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें x हो, y नहीं हो। मतलब अगर x के अलावा दूसरा कुछ हो वेरिएबल तो वो नहीं होगा। जैसे कि अगर हम कहें sin y तो नहीं, ठीक है। तो लेबनीज थ्योरम कहता है इफ़ u एंड v मतलब u एंड v x का फंक्शन है, दोनों x का ही फंक्शन है, देन u इंटू v और इस तरीके से नीचे में n लिखा हुआ है, इसका मतलब है nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v का nवां डेरिवेटिव हो जाएगा nc0 u n v प्लस nc1 u n-1
यहाँ पे यू एन माइनस वन का मतलब है यू का एन माइनस वनवा डेरिवेटिव। यहाँ पे यू एन माइनस टू है, यहाँ पे भी वन है मतलब भी का पहला डेरिवेटिव, यहाँ भी टू है मतलब भी का दूसरा डेरिवेटिव, यहाँ भी यू है सीधा तो यू मतलब सीधा यू मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं, यहाँ भी एन है मतलब भी का एनवा डेरिवेटिव, और ये सी वाला जितना है वो फैक्टोरियल का पार्ट है, वो आपको हम आगे बताएंगे। वैसे इसका हम एक वीडियो में बताए भी थे, अच्छे से समझाए भी थे कि फैक्टोरियल क्या होता है और ये सी वाला कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये सारा चीज़ हम एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताए थे, ट्रिगो का शायद कोई लेक्चर था, कोई नहीं फिर हम आपको समझा देंगे थोड़ा सा शॉर्टकट में। तो हम लोग इसका प्रूफ करते हैं कि प्रूफ इसका कैसे होगा। तो वी शैल प्रूव डैट, हम लोग प्रूव करना है कि द थ्योरम बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बहुत फेमस ये चीज़ है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसी के मदद से हम लोग ज़्यादातर मैथमेटिक्स में प्रूफ करते हैं, जहाँ एन का झमेल होता है वहीं पे हम इस मेथड से प्रूफ करते हैं। तो यहाँ भी एन का झमेल है, वाई एन हमको निकालना है। अगर कोई फंक्शन हम इसको y बराबर यू भी मानते हैं तो यहाँ पे एनवा डेरिवेटिव निकालना है हम लोग को, एनवा डेरिवेटिव यानी एन का झमेला है। जब भी एन का झमेला आता है तो समझ जाइएगा वहाँ पे पीएमआई से प्रूफ होगा। इसी को शॉर्टकट में कहते हैं पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसी को बोला जाता है पीएमआई। 11th क्लास में ही पढ़ना है, 12th में भी बहुत सारा प्रूफ इसका करना है इस मेथड से, और यहाँ आपको पार्ट 1 में भी तो है ही। मैथ में जो अधिकांशतः प्रूफ होते हैं वो इसी मेथड से किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मेथड आपको पहले से पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं कि इसमें क्या किया जाता है कि पहले जैसे कि यहाँ n के झमेले में ही प्रूफ होता है तो n बराबर पहले 1 के लिए देख लिया जाता है कि जो रिजल्ट दिया है वो सही है कि नहीं। उसके बराबर इस n बराबर 1 2 इस तरीके से मान लिया जाता है और दिखा दिया जाता है कि जो स्टेटमेंट दिया है n बराबर 1 के लिए सही है। उसके बाद हम लोग ये मान के चलते हैं कि n बराबर k के लिए भी सही होगा, मतलब कोई कांस्टेंट यहाँ k के जगह पर m भी रख सकते हैं, n y z कुछ भी रख सकते हैं कि एक अननोन चीज़ के लिए भी ये सही है, हम लोग मान लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग दिखा देते हैं कि ये n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सही है। तो जब n बराबर 1 2 3 इस टाइप के नंबर्स के लिए सही है, n बराबर k के लिए सही है, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए सही है, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं ये n बराबर रियल नंबर, ऑल रियल नंबर के लिए सॉरी ऑल रियल नंबर नहीं, ऑल इंटीजर के लिए सही है, मतलब सारे नंबर के लिए सही है और ये रिजल्ट जो है सही है। इस तरीके से हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। आगे आप देखिएगा क्वेश्चन जब हम बना रहे हैं तो आप समझिएगा तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये बात। तो सबसे पहले हम लोगों के पास u भी है तो हम लोग इसको y नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कि y बराबर u भी है। तो अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है yn। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, इस पर u इंटू भी का फार्मूला लगेगा, यहाँ पर लिख देंगे चूँकि डिफ्रेंशिएशन u भी बाई डी एक्स इज इक्वल टू u1 भी प्लस भी u1। इसका मतलब क्या हुआ कि u गड़बड़ हो गया, u बाहर निकलेगा तो v का डिफ्रेंशिएशन, तो u v1 अब प्लस v बाहर निकलेगा तो u का डिफ्रेंशिएशन। तो ये फार्मूला होता है जो हम लोग 11 12 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो यही चीज़ यहाँ लगाए हैं। तो ये क्या हो गया, y1 बराबर u1 भी प्लस u v1 हो गया, यहाँ भी हाँ दोनों बात सेम ही हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ये कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। कॉम्बिनेशन में क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को जो प्रूफ करना है वो यहाँ पर देख रहे हैं RHS में कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट लगा करके दिया हुआ है, इसलिए हम यहीं से इसको कॉम्बिनेशन में सजा कर चलेंगे। तो अब फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन ये सारा चीज़ क्या होता है अब आपको समझना पड़ेगा। तो हम लोग समझते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। मान लीजिए कि दिया है n कॉम्बिनेशन m, तो इसका मतलब हुआ n का फैक्टोरियल बाई n माइनस m का फैक्टोरियल और इंटू m का फैक्टोरियल। अब कहिएगा ये फैक्टोरियल का हुआ, तो अगर कहीं पे लिखा है 10 का फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है 10 गुने 9 गुने 8 गुने डॉट 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 गुने 1 तक। अगर कहीं पे लिखा है 5 का फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1।
मतलब जितना का फैक्टोरियल लिखा है उतना से एक घटाते घटाते मल्टीप्लाई करते जाना है, कहाँ तक, 1 तक। और ये जो जितना मल्टीप्लाई करके आएगा उस वही इस 5 के फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, और यहाँ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है ये भी आपको धीरे धीरे अब थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। 1-2 एग्जाम्पल आपको कराएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आपको हम यहाँ फॉर्मूला बताए हैं कि अगर n फैक्टोरियल m दिया है तो इसका मतलब होता है n का फैक्टोरियल बाई n माइनस m इंटू m का फैक्टोरियल। तो मान लीजिए अगर कहीं पे दिया है 2 फैक्टोरियल 3, नहीं ये लिखना गलत होगा, ऊपर वाला ज़्यादा होना चाहिए, 3 फैक्टोरियल 2, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ऊपर वाला, ऊपर में जो लिखा है ऊपर वाला का फैक्टोरियल, तो ऊपर में 3 लिखा है तो 3 का फैक्टोरियल, अब भाई नीचे में क्या लिखते हैं, दोनों के अंतर का फैक्टोरियल, मतलब 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल और इनटू नीचे वाला का फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा, जब इसको सोल्व करिएगा तो ऊपर वाला हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 1 बाई नीचे वाला हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 1 का फैक्टोरियल और इनटू ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल 2 गुने 1। तो इससे ही कट जाएगा, 1 का फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि यहाँ हम लोग एक बात समझें कि 3 फैक्टोरियल 2 का वैल्यू जो होता है वो 3 के बराबर होता है। तो हम इसी चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 बराबर 3 फैक्टोरियल 2, सॉरी 3 कॉम्बिनेशन 2। यानी अगर कहीं पे 3 लिखा है तो अगर उसको हम लोग कॉम्बिनेशन में बदलना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, सॉरी 3 कॉम्बिनेशन 2, ठीक है। और भी किसी कॉम्बिनेशन का वैल्यू 3 आ सकता है, और भी किसी कॉम्बिनेशन का वैल्यू 3 आ सकता है, लेकिन इसका भी तो है, तो इसके जगह पर हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है मतलब 1 छुपा हुआ है, 1 से तो इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 की जगह पर हम लोग जब 1 को फैक्टोरियल में चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1C0। इसका मतलब हुआ 1 कॉम्बिनेशन 0, 1 कॉम्बिनेशन 0। तो इसका वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा, ऊपर में ऊपर वाले का फैक्टोरियल बाई दोनों के अंतर का फैक्टोरियल बाई नीचे वाले 0 का फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा और 1 माइनस 0 यानी 1 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल तो 1 होता है। याद रखिएगा 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है, 0 नहीं होगा 1 होता है। तो कितना हो जाएगा 1 बाई 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, 1 बाई 1 बराबर 1 हो जाएगा। यानी 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1C0 और वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, यही चीज़ तो यहाँ पे लिखे हैं, कोई गलत नहीं किए। लेकिन ऐसा क्यों करना पड़ा है हम लोगों को, क्योंकि जो हम लोगों को प्रूफ करना है वो फैक्टोरियल में प्रूफ करना है। प्रूफ में जो हम लोग का RHS दिया है उस सब में, सॉरी फैक्टोरियल हम बार बार बोल रहे हैं, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, C मतलब कॉम्बिनेशन। ये हम लोग को जो भी RHS में दिया है वो कॉम्बिनेशन में दिया है, हर एक स्टेप में कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। तो हम लोग को जो प्रूफ करना है वो कॉम्बिनेशन में करना है, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको भी हम लोग कॉम्बिनेशन में चेंज करते चल रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों जगह पे 1 लगा हुआ है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, तो हम लोग दोनों को कॉम्बिनेशन में चेंज कर देंगे। अच्छा एक बात बताइए, 1C0 का वैल्यू 1 है तो क्या दूसरे कॉम्बिनेशन का वैल्यू 1 नहीं हो सकता? हो सकता है, पहले भी आपको बताए हैं। अगर आप 1C1 का भी वैल्यू निकालिएगा तो भी 1 ही आएगा। आप देखिए यही ना होगा, इसका ऊपर में 1 का फैक्टोरियल और नीचे में 1 माइनस 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल, तो यहाँ हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 और 1 का फैक्टोरियल 1, 1 बाई 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1C1। अब एक और सवाल आपके दिमाग में आएगा कि ये चीज़वा को यहाँ और ये चीज़वा को यहाँ काहे नहीं लिख सकते हैं, दोनों को चेंज काहे नहीं कर सकते हैं? लिख सकते हैं, हमारा मर्जी है, हम यहाँ लिख सकते हैं 1C1 और यहाँ लिख सकते हैं 1C0, दोनों तो 1 के ही बराबर हैं। लेकिन हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि जो हम लोग को प्रूफ करना है उसमें फिर से हम लोग आएंगे। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, पहला जो स्टेप है इसमें NC0 है, दूसरा स्टेप है इसमें NC1 है, तीसरा स्टेप है इसमें NC2 है, और इसी तरीके से करते करते कहाँ तक गया है, NCN तक गया है। मतलब आप ध्यान से देखिएगा तो ऊपर सब में n है,
आप देख रहे हैं सब में n है और नीचे वाला क्या है 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके बढ़ रहा है। यानी हम लोग को जो प्रूफ करना है उसके पहले स्टेप में जो है वो फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन के नीचे वाला चीज बढ़ते क्रम में है, तो हम लोग वही काम करते हैं। ऊपर वाला चीज 1 है इसमें, तो यहाँ भी 1 है, दोनों सेम है। जो हम लोग को RHS में प्रूफ करना है वहाँ n है, वो अलग बात है। जब हम लोग इसका nth डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो ऊपर में तो दोनों में सेम है, अब नीचे में एक में 0 है एक में 1 है, तो किसको पहले रखेंगे? पहले 0 को रखेंगे उसके बाद 1 को रखेंगे। काहे कि जो हम लोग को RHS में प्रूफ करना है उसमें इसी तरीके से सजाया हुआ है, नीचे वाला में पहले कम है उसके बाद ज़्यादा है। आप वहाँ भी देखिएगा तो पहले 0 है 1 है उसके बाद 2 है 3 है और n तक गया है, इसी तरीके से सजाया हुआ है। इसलिए हम लोग को ये वाला चीज़ पहले रखे हैं और ये वाला चीज़ बाद में रखे हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगेन हम लोग फिर से एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं y1 का। तो क्या इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे? नहीं भाई, इसका नहीं करेंगे। क्या है? ये फैक्टोरियल में बदला हुआ है, जितना ये चीज़ है उतना ही हम लोग का ये पीछे वाला ये चीज़ भी है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे, आसान पड़ेगा। अब इसमें मान लिए फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन आ गया तो फिर इसको बाहर निकालना, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना, तो क्या जरूरी है इसको ढो के ले चलने का? हम लोग सीधा इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे पीछे वाला का इसका। इसीलिए यहाँ हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं और इक्वेशन फर्स्ट को फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस पर u इंटू भी लगेगा, फिर इस पर u इंटू भी लगेगा और दोनों प्लस में हो जाएगा। तो इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u इंटू जो पहला स्टेप था उसका डिफ्रेंशिएशन इतना हो जाएगा, दूसरा का इतना हो जाएगा और फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे u इंटू भी वाला, और उसके बाद कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। आप देखिएगा तो यहाँ u1 और v1 दो जगह है, u1 और v1 देख रहे हैं, u1 v1 और v1 u1 दोनों सेम है, तो ये 2 u1 v1 हो गया है और ये दोनों अलग अलग है तो अलग अलग इसको लिख लिए हैं। ठीक है, अब ये पहले था 2 स्टेप था, अब ये 3 स्टेप हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसके पहले 1 छुपा हुआ है, इसके पहले 2 छुपा हुआ है, इसके पहले 1 छुपा हुआ है। फिर से हम लोग इसको कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, यहाँ पे फिर से इसको कॉम्बिनेशन में चेंज करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ध्यान रखिएगा, हम लोग को कैसा कॉम्बिनेशन बनाना है? ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें ऊपर वाला एलिमेंट सेम रहे, कॉम्बिनेशन का ऊपर वाला एलिमेंट सेम रहे। क्या है कि जो हम लोग को प्रूफ करना है उसमें सेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे सेम रखने के लिए यहाँ 2 है, तो अगर 1 वाला बनाएंगे 1 से यहाँ पे कुछ लिखेंगे ना तो यहाँ 2 नहीं आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसलिए मजबूरी है कि यहाँ 2 है ना, तो हम लोग को यहाँ 2 ही लेना होगा। तो जब यहाँ 2 लेंगे और यहाँ 1 लेंगे तभी 2 आएगा, समझ रहे हैं आप? यहाँ 2 कॉम्बिनेशन 1 लीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 2, 1 कॉम्बिनेशन 2 लीजिएगा तो इसका वैल्यू अलग आ जाएगा। इसका तो वैल्यू ऊपर में ज़्यादा रहना चाहिए, नीचे में कम रहता है, ऐसा लिया जाता है कॉम्बिनेशन, ना तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि नीचे में उसके अंतर का फैक्टोरियल निकालते हैं तो माइनस में आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा ऊपर में हम लोग ज़्यादा रखते हैं, तो ऊपर में अगर हम लोग 2 रखते हैं तो नीचे में 1 रखना पड़ेगा या फिर 2 रखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर 2 रख दीजिएगा तो इसका कितना आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल बाई 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो इससे ये कट जाएगा। i2 माइनस 2 का फैक्टोरियल ये कितना हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल, तो 1 बाई 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 बाई 1 1 आ जाएगा। लेकिन हम लोग को तो अल्टीमेटली लाना 2 है, 2 लाना है, इसलिए हम लोग यहाँ 2 नहीं ले सकते हैं, तो 3 ले सकते हैं, 4 5 कुछ ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्या है कि यहाँ अगर 2 है तो यहाँ 2 से कम ही ले सकते हैं और 2 ले ही नहीं सकते क्योंकि उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ 1 लेंगे या फिर 0 भी ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं लेंगे, उसका कारण भी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अगर आप यहाँ 0 लेते हैं तो क्या होगा, 0 हो जाएगा और यहाँ 1 का यहाँ 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा, फिर यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर आप यहाँ 0 लेते हैं तो भी इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, इसलिए हम लोग को मजबूरी है यहाँ 1 लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ कितना लेंगे, 2c1 यानी 2 कॉम्बिनेशन 1 लेंगे बीच वाले में।
पहले बीच वाले का ही हम लोग डिसाइड किए हैं। क्यों डिसाइड किए हैं अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग को ऊपर में क्या लिखना है ये यही वाला चीज़ डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे तो 1 है 1 है, समझ रहे हैं। तो ये वाला तो कह ही रहा है कि यहाँ 1 ले सकते हैं, लेकिन ये वाला कह रहा है कि ना यहाँ 2 लेना होगा। तो जब यहाँ 2 लीजिएगा तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। काहे कि हम लोग के साथ मजबूरी है कि ऊपर वाला सेम रखना है। तो यहाँ 2 लेंगे, हम लोग को अल्टीमेटली लाना 1 है। तो यहाँ जब 2 लेंगे तो यहाँ 2 भी ले सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं, दोनों का वैल्यू 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 0 लेंगे, चूँकि पहला स्टेप है तो पहला में 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। और यहाँ ले लेंगे 2 ताकि इसका भी वैल्यू आ जाए 1। याद रखिएगा फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन में यहाँ और यहाँ का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो इसका वैल्यू 1 होता है। 2 कॉम्बिनेशन 2 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, 3 कॉम्बिनेशन 3 का भी वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कॉम्बिनेशन में नीचे 0 आ जाए, 1 और ये 0, तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाता है। 3 कॉम्बिनेशन 0, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। कॉम्बिनेशन में नीचे अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और अगर कॉम्बिनेशन में ऊपर नीचे दोनों वाला वैल्यू सेम हो जाए तो उसका भी वैल्यू 1 होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी कॉम्बिनेशन में सजा देंगे। और आप देख सकते हैं कि ऊपर में सब में 2 2 हो गया है और नीचे में 0 1 और 2 आ गया। यानी ये हम लोग जिस पैटर्न पर हम लोग को प्रूफ करना है RHS वाला पैटर्न, इस पर भी बैठ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं और उस पर भी कॉम्बिनेशन इसी तरीके से फिट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसके बाद इस पर कॉम्बिनेशन फिट करते हैं। तो क्या हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब गलती से भी नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, डिफ्रेंशिएशन इस वाले का करेंगे, ठीक है। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो कितना होगा डिफ्रेंशिएशन, तो इधर y2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा y3, और इधर कितना हो जाएगा, अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो u2 बाहर निकलेगा और v का डिफ्रेंशिएशन v1 प्लस v बाहर निकलेगा, u2 का डिफ्रेंशिएशन u3, और प्लस इसमें 2 होल बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद u1 बाहर निकला, v1 का डिफ्रेंशिएशन v2 प्लस v1 बाहर निकला, u1 का डिफ्रेंशिएशन u2, ठीक है। इसके बाद अब प्लस इसमें क्या होगा कि u बाहर निकलेगा, v2 का डिफ्रेंशिएशन v3, यहाँ पे v3 होगा, और प्लस v2 बाहर निकला और u का डिफ्रेंशिएशन u1। इतना ही इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन होगा। अब यहाँ देखिएगा कौन कौन सेम चीज़ है जिसको हम लोग को जोड़ना है। तो u2 v1 है, कहीं पे है u2 v1 नहीं है कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा 2u1 v2 है, 2u1 v2, यहाँ पे क्या है u1 v2, तो यानी 2 गो u1 v2 और 1 गो u1 v2, 3 गो u1 v2। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखिएगा vu3, यहाँ पे नहीं, ये नहीं है, यहाँ पे देखिएगा 2 × v1 u2, यानी 2 v1 u2, और यहाँ भी तो है v1 u2 चाहे u2 v1, दोनों बात सेम है। तो ये दोनों 3 को हो गया, मतलब ये जो कोष्ठवा के अंदर है u1 v2 और v1 u2, ये 3 को हो गया, और ये एक अकेला है बेचारा, ठीक है। तो इसी को हम लोग जोड़ करके लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको सजा के लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे u3v, कितना होगा y3 बराबर u3v, और प्लस u3 के बाद आना चाहिए u2, तो u2 वाला कौन है ये ना है u2 v1, तो 2 गो और 1 गो 3 गो, तो यानी लिखेंगे 3 u2 v1, अच्छा, प्लस u2 v1 के बाद कहाँ आना चाहिए u3 आना चाहिए, और v2 आना चाहिए, u3 है, u3 के बाद आया u2, तो अब आना चाहिए u1, और इधर v1 है तो इधर आना चाहिए v2। तो अब हम लोग u1 v2 वाला खोजते हैं, u1 v2, तो 2 गो और 1 गो यहाँ है u1 v2, 3 गो, तो कितना हो जाएगा प्लस 3 u1 v2, अब प्लस कितना आएगा u v3, तो u v3 कै गो है u v3 एक ही पीस है, तो अब इसको लिख लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा u v3,
हो गया, सजा करके हम लोग लिख दिए। अब हम लोग का काम मेन चीज़ है यहाँ इसको फैक्टोरियल में चेंज करना। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं उसको आप अच्छे से थोड़ा देखिए, रियलाइज करिए। जब हम लोग y1 निकाले हैं तो यहाँ c के ऊपर में वैल्यू था 1। एक मिनट, पेन चेंज करते हैं। जब y1 हम लोग निकाले हैं तो c के ऊपर वाला वैल्यू 1 था, देख रहे हैं दोनों में। जब हम लोग y2 निकाल रहे थे तो यहाँ y2 जब निकाले हैं तो c के ऊपर वाला वैल्यू 2 है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम लोग y3 निकाले हैं तो c के ऊपर वाला वैल्यू 3 लेंगे, कॉमन सेंस है सीधा, और c लेंगे और उसके बाद नीचे वाला वैल्यू सजा देंगे 0 1 2, तो वहाँ 3 तक जाएगा। बस यही काम करेंगे, देख लेंगे जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं, बस इतना ही काम हम लोग करने वाले हैं यहाँ, ठीक है। तो बस यहाँ हम लोग थोड़ा सा हम लोग स्मार्टली काम करते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन करके देखने से क्या फ़ायदा, जब हम लोग पैटर्न देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए। तो इसको लिख देंगे y3 इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर में क्या लिखेंगे, c के 3 लिखेंगे और यहाँ 0 लिख देंगे। और अभी अभी आपको बताए थे हम कि जब c के नीचे में 0 आ जाता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। 1 यहाँ छुपा हुआ है तो हो जाएगा u3v प्लस 3c, यहाँ लिखेंगे 1 और u2v1। इसका भी वैल्यू आप सोल्व करिएगा तो 3 आ जाएगा। जब c के नीचे वाला वैल्यू 1 होता है तो ऊपर वाला वैल्यू सेम टू सेम हो जाता है। अच्छा, अब प्लस इसको लिखेंगे 3c, अब यहाँ नीचे में 1 लिखे तब 2 लिखेंगे और u1 और v2। अच्छा, इसको सॉल्व करके देखना ज़रूरी है कि क्या इसका वैल्यू 3 ही आएगा। 3 का फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, यही नहीं इसको सॉल्व करने पड़ेगा। तो 3 का फैक्टोरियल बाई 3 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। अब बाई में कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल और इंटू 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। तो इससे ही कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, यानी इसका भी आंसर 3 आएगा। मतलब हम लोग जो लिखे हैं वो चीज़ सही है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, प्लस 3c3 और v3। तो दोनों अगर सेम रहता है, c के ऊपर नीचे वाला दोनों सेम रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है और 1 तो यहाँ छुपा हुआ है। मतलब हम लोग इसको भी कॉम्बिनेशन में चेंज कर दिए और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो जब हम लोग y1 निकाले हैं, y2 निकाले हैं, y3 निकाले हैं तो सब में हम लोग यही पा रहे हैं कि ऊपर वाला जितना बार हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वही चीज़ आ रहा है। अगर y1 में 1 आ रहा है, y2 में 2 आ रहा है, y3 में 3 आ रहा है और यहाँ 0 1 2 3 ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो u3 है, u वाला जो है पार्ट, इसमें क्या हो रहा है कि जितना बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं उतना आ रहा है। जैसे y3 निकाले हैं तो पहले u3 से शुरू हुआ है और u2 u1 और u तक गया है। यहाँ पे u0 लिख सकते हैं, तो यानी u0 तक गया है। और v वाला क्या देख रहे हैं कि v वाला यहाँ से शुरू हो रहा है v से, उसके बाद v1 v2 और यहाँ v3 गया है। लास्ट 3 तक क्यों गया है, क्योंकि हम लोग 3 बार डिफ्रेंशिएशन इसका किए हैं इसलिए। तो अब हम लोग कह नहीं सकते हैं कि n बार में क्या होगा। n बार में यही ना होगा कि यहाँ जब yn निकालेंगे तो यहाँ ऊपर वाला जो c के ऊपर वाला वैल्यू है यहाँ n हो जाएगा सब जगह, और यहाँ 0 है तो 0 1 2 3 करते करते कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। और u वाला में क्या होगा, ये u3 है तो यहाँ un होगा, n टाइम डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद ये होगा n-1 un-1 होगा, ये un-2 ऐसे करते करते u0 तक जाएगा। और v वाला में क्या होगा, ये v से शुरू है तब v1 v2 v3 करते करते कहाँ तक जाएगा, vn तक जाएगा। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, और मान क्या लगा सकते हैं, यही होगा, यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहाँ अगर हम लोग चाहें तो yn का वैल्यू सीधा निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ हम लोग को सीधा निकालना नहीं है, हम लोग यहाँ प्रूफ कर रहे हैं और वो PMI से प्रूफ कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, इसलिए इसका रूल फॉलो करना होगा। तो हम लोग यहाँ y1 y2 मतलब n के जगह पर 1 2 3 के लिए देख लिए और ये कह सकते हैं कि ये जो थ्योरम है n बराबर 1 2 3 के लिए सही है। तो कह सकते हैं दिस थ्योरम is true for
n बराबर 1 2 3 आदि आदि आदि, ठीक है। चाहे आदि आदि नहीं निकाले हैं तो इसको नहीं करेंगे, सीधा कहेंगे 1 2 3 के लिए सही है। अब इसके बाद क्या करते हैं, PMI में क्या करते हैं, इसके बाद n बराबर k के लिए हम लोग इसको सही मान लेते हैं। तो हम लोग लिख देंगे लेट रिजल्ट इज, या फिर थ्योरम इज ट्रू फॉर n बराबर k के लिए, चाहे m भी ले सकते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं, n m o p q कुछ भी ले सकते हैं। तो हम m ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जब अगर y बराबर m के लिए ये थ्योरम सही है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, y m, यहाँ जो भी कॉम्बिनेशन इसके ऊपर वाला वैल्यू m हो जाएगा और नीचे वाला 0 होगा, और इधर u का वैल्यू क्या होगा, u m हो जाएगा, और v ही रहेगा, अब प्लस फिर ये m हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 0 के बाद 1 नीचे वाला वैल्यू, और ये u के जगह पर कितना हो जाएगा u m -1, और v कितना हो जाएगा v1 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा ऊपर वाला वैल्यू m ही रहेगा, और c के नीचे वाला वैल्यू 2 हो जाएगा, और u का वैल्यू हो जाएगा u m -2, और ये हो जाएगा v2, अब प्लस इसी तरीके से डॉट डॉट कितना होगा, लास्ट में जाकर कितना हो जाएगा, लास्ट में जाकर हो जाएगा यहाँ पे m हो जाएगा और c हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ भी m हो जाएगा, m तक जाएगा, चूँकि y m हम लोग निकाल रहे हैं, और ये u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा, और यहाँ पे v कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही होगा m के लिए। तो ये तो हम लोग अपना से माने हैं कि m के लिए सही है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट हम लोग पहले मान चुके थे यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड हम लोग इसको मान लिए हैं। अब अगर हम लोग PMI का रूल फॉलो करें तो PMI के अकॉर्डिंग अब हम लोग को ये सिद्ध करके दिखाना होगा कि ये जो थ्योरम है ये n बराबर m+1 के लिए सही है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि ये थ्योरम किसी भी n के लिए सही है, सत्य है। यानी अगर हम लोग इसको लैंग्वेज में बना कर लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि now we have to show that theorem is true for n बराबर m+1, that is n बराबर हम लोग को m+1 शो करना है। डैट इज कितना शो करना है ये भी लिख सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बहुत लंबा है इसलिए इसमें थोड़ा सा स्किप भी हम लोग कर सकते हैं। तो सीधा इसी चीज़ को हम लोग दिखा देते हैं। तो क्या करना होगा, अब हम लोग को ये दिखाना है कि ये थ्योरम है m+1 के लिए सही है। यानी अगर m+1 हम लोग निकालें और जो पैटर्न है उसको फॉलो कर रहा है तो कह देंगे कि ये थ्योरम m+1 के लिए भी सही है। तो क्या करेंगे, m+1 को निकालने के लिए यहाँ आप गौर से देखिएगा तो इक्वेशन 2 है, ये इसमें ym निकला हुआ है। अगर हम लोग इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दे तो ये ym+1 नहीं निकल जाएगा। तो बस हम लोग इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, शॉर्टकट में लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हम लोग पाते हैं जब ym का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, मतलब एक बार और करेंगे तो हो जाएगा ym+1 और इज इक्वल टू कितना होगा। अब मेन चीज़ ये है, तो जब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसमें जितने भी पद है सबका डिफ्रेंशिएशन होगा, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन में टूट जाएगा। यानी पहले इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका अलग अलग करेंगे। तो जब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसमें से MC0 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, UM/V का डिफ्रेंशिएशन होगा, यही ना होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो MC0 बाहर निकला, डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, UM/V का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो UM बाहर निकल गया
और v का डिफ्रेंशिएशन v1 और प्लस अब v बाहर निकला um का डिफ्रेंशिएशन um+1 होता है। ठीक है, दूसरा स्टेप कब करेंगे? दूसरा स्टेप में क्या है, MC1 है बाहर निकल गया और उसमें क्या है, दूसरा स्टेप में था um-1 इंटू v1, यही था ना। तो um-1 बाहर निकला, v1 का डिफ्रेंशिएशन v2 प्लस v1 बाहर निकला um-1 का डिफ्रेंशिएशन um प्लस तीसरा स्टेप में क्या था, MC1 है तो तीसरा स्टेप में 2 था और इसके अंदर क्या था, um-2 था और इंटू v2 था, यही था ना, यही था। यहाँ v1 था तो यहाँ v2। ठीक है, तो um-2 बाहर निकलेगा, अब v2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा v3 प्लस v2 बाहर निकला और um-2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा um-1 और इसी तरीके से आगे हम लोग करते जाएंगे। तो लास्ट स्टेप जो है, लास्ट स्टेप में क्या है, तो लास्ट स्टेप में है MCM इंटू कितना है u/vm, यही है ना। तो इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये MCM बाहर निकल जाएगा, MCM बाहर निकल जाएगा और उसके बाद जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u बाहर निकला, अब Vm का डिफ्रेंशिएशन Vm+1 और प्लस Vm बाहर निकलेगा और u का डिफ्रेंशिएशन u1। चलिए अब हम लोग इसको अच्छे से सजा के लिखते हैं। तो um+1 इज इक्वल टू कितना होगा, सबसे पहले क्या लिखते हैं, u का जो सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन वाला है um+1 वाला पार्ट लिखेंगे। तो ये वाला मतलब पहले हम लोग स्टेप लिखेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे। u का जो सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो ये तो इससे मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा MC0 और उसके बाद ये वाला चीज़ यानी um+1 और इंटू v प्लस, अब um+1 है तो इसके बाद लिखेंगे um वाला, मतलब इससे एक कम वाला। तो um वाला कौन है हम लोग देखते हैं, तो एक ये um वाला है। अच्छा एक और है, आप यहाँ भी देखिए, ये इसमें भी है um, तो इस दोनों को एक जगह जोड़ के लिखना होगा। तो दोनों में यहाँ इससे मल्टीप्लाई है MC1 से और MC0 से, और ये स्टेप जो है सेम है, इसमें भी um है और v1 है, इसमें भी um है और v1 है, यानी ये दोनों कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा MC0 प्लस MC1 और ये चीज़ कॉमन निकला तो ये हो जाएगा um इंटू v1। ठीक है, अब हम लोग um-1 वाला लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ um-1 वाला है। तो यहाँ ये um-1 वाला 2 वाला है, um-1 और एक और होगा, ये प्लस डॉट डॉट में छुपा होगा। तो एक और होगा, जैसे um वाला 2 पीस है उसी तरीके से um-1 वाला भी 2 पीस होगा। तो ये छुपा होगा तो इसको हम लोग लिख लेते हैं MC2 इसके अगिलका वाला में होगा वो, यानी MC3 होगा और इसमें क्या हो जाएगा, um-1 इंटू कितना v2। अच्छा उसके बाद प्लस, अच्छा सॉरी एक मिनट यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये um-1 एक पहले है, यहाँ है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ है um-1, यहाँ नहीं है, यहाँ छुपा नहीं है। तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 हो गया। यहाँ से इस चीज़ को ले लिए और यहाँ से इस चीज़ को ले लिया, ये दोनों तो सेम चीज़ है। ठीक है, अब इसके बाद प्लस, अब ये वाला चीज़ को लिखना है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, कुछ भी छाट छूट करने योग्य नहीं है, कॉमन लेने योग्य नहीं है, सेम टू सेम लिखना होगा। बाकी सारा स्टेप लिखा गया है तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, MCM हो जाएगा UVM, ठीक है, +1। लेकिन इस तरीके से ये लिखना हमको लग रहा है गलत होगा, क्योंकि हम लोग U के क्रम में लिख रहे हैं। तो पहले हमको ये वाला स्टेप लिखना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें U1 है, हम लोग U के घटते क्रम में लिख रहे हैं ना, um+1 um+1 um, उसके बाद um-1, तो ये U1 होगा, उसके बाद आएगा U सीधा। ठीक है, तो ये U1 और कितना है, VM होगा।
और प्लस ये लास्ट वाला स्टेप होगा MCM और ये हो जाएगा U और V हो जाएगा M+1। अब ये सिस्टमेटिक ढंग से देखिए ना, V बढ़ रहा है, यहाँ V है, V1 है, यहाँ पे V2 है, उसी तरीके से यहाँ आगे यहाँ ये डॉट 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 भी लगेगा, डॉट डॉट डॉट, और प्लस ये VM है, ये भी M+1 है। अब ये पूरे मतलब पैटर्न पे बैठ गया है, मतलब एक हम लोग को और कहना चाहें तो सीक्वेंस में बैठ गया है। और इससे ये देखकर पता चल रहा है कि ये जो हम लोग का रिजल्ट है वो y बराबर M+1 के लिए भी सही हो गया है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर y बराबर M+1, लेकिन n बराबर M+1। लेकिन उससे पहले एक चीज़ है जो यहाँ पे पेंच फंस रहा है, ये प्लस में है, ये प्लस में, ये चीज़ तो आप देख रहे हैं कि बढ़ते घटते क्रम में है जिस तरीके से है, लेकिन ये दोनों चीज़ को जोड़ना होगा और ये सिस्टम से आना चाहिए, तब जाके ना हम कहेंगे कि ये पूरे सीक्वेंस में बैठ रहा है। ये चीज़ प्लस में नहीं रहना चाहिए ना, तो इसको जब जोड़िएगा, अब ध्यान से देखिए कैसे जोड़िएगा, ध्यान से समझिए। MC0 इसका वैल्यू कितना होगा? MC0 का वैल्यू होगा 1। आपको बताए थे कि अगर C के नीचे वाला वैल्यू 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। MC1 का वैल्यू हो जाएगा 1। ये भी आपको बताया था कि C के नीचे वाला वैल्यू अगर 1 है तो ऊपर वाला वैल्यू सेम टू सेम उठा जाता है, तो यानी 1 + M हो जाएगा। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होगा? तो इस पहले वाले का तो वैल्यू M हो जाएगा और प्लस MC2 है, तो इसका वैल्यू चलिए निकाल कर देखते हैं। हो जाएगा M का फैक्टोरियल बाई M-2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो अब इस M को हम लोग लिख सकते हैं M इंटू M-1 इंटू M-2 का फैक्टोरियल, तो इससे ही कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, तो M इंटू M-1 बाई 2 का फैक्टोरियल चाहे 2 हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो गया? M + M-1 इंटू M/2। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा ये 2M प्लस, फिर इतना करके कुछ वैल्यू आएगा। सीधा हम लोग इसको बैठा देते हैं सीक्वेंस पर, उसका वैल्यू सोल्व करके देख लेंगे इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, हो जाएगा। या फिर आप सीधा कह सकते हैं कि ये, छोड़िए एक मिनट, आपको बता रहे हैं एक चीज़ और, कि ये MC0 है, MC0 है तो इसका वैल्यू कितना है? 1 है। अगर ये NC0 होता तो इसका वैल्यू कितना होता? तो भी 1 होता है। C के नीचे में अगर 0 लगा है तो ऊपर में कुछ भी लिखेगा उसका वैल्यू 1 होगा। यानी अगर हम चाहें तो ऊपर में लिख सकते हैं M+1 और C0, इसका भी वैल्यू 1 आएगा। अच्छा, इस पूरे के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं M+1 और C और नीचे में 1। काहे कि इसका वैल्यू जो सोल्व करने पे आया है वो M+1 ही आया है, और इसको भी सोल्व करिएगा तो M+1 ही आएगा। काहे कि C के नीचे में अगर 1 है तो ऊपर वाला वैल्यू हो जाता है, तो यानी यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं M+1। अच्छा, उसके बाद इसको देखिएगा MCM है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा? जब ऊपर नीचे सेम रहता है तो वैल्यू हो जाता है। अच्छा, ये वाला स्टेप हम लोग को लेना ही नहीं चाहिए था। ये वाला स्टेप लेने में एक झमेल है, एक झोल है। क्या झोल है आप समझिए गौर से, कि यहाँ हम लोग जो लिए हैं ये वाला स्टेप लिए ना VMU1 और इसका मल्टीप्लाई है MCM से, तो इससे पहले वाला जो हम लोग डॉट डॉट लिखे हैं इसमें भी एक इसका होगा VM वाला, तो उसको लेते तो इस तरीके से आता इसका भी, तो यहाँ कुछ जोड़ करके आता, ठीक है। और लास्ट में ये केवल सिंगल बचता है और एक ये वाला फर्स्ट वाला सिंगल बचता है, बाकी सारा बीच में इस तरीके से आता है। 2 का पेयर बनता है जिसमें कॉमन लिया जाता है। तो ये हम गलती कर दिए हैं, यहाँ इसको नहीं लेना चाहिए था, इस स्टेप को मिस कर देना चाहिए था, इसको छोड़ देना चाहिए था, ये डॉट डॉट में ही आ जाता। इसको हम लोग लिखते प्लस डॉट 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 हो गया, ये इसको ये लास्ट वाला स्टेप है इसलिए इसको लिखा जाता है, तो इसलिए हम लोग उसको छोड़ देंगे। और यहाँ MCM है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं M+1 और C M+1, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होता है तो आंसर 1 होता है। तो यहाँ M है तो इसका आंसर कितना अल्टीमेटली 1 आने वाला है, तो इसका भी आंसर 1 आएगा। यानी यहाँ जो M है
यहाँ हम लोग सबके ऊपर में m+1 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग चेक नहीं किए तो यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ भी अगर लिखिएगा m+1 और यहाँ 2, तो इसको जितना सॉल्व करिएगा जितना आएगा उतना ही इस दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा। अब इसको जोड़ करके दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें गुना भाग ज़्यादा है और वैसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए हम इसको स्किप कर देना, इतना समझ जाइएगा। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं y m+1 = m+1 c 0 और u m+1 इतना ही ना होगा, u m+1 × v सजा करके लिख रहे हैं, और प्लस ये हो जाएगा m+1 c1 और ये हो जाएगा u m ये हो जाएगा v1, ठीक है, और प्लस m+1 और c और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा u m-1 और ये हो जाएगा v2, और प्लस डॉट 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 प्लस हो जाएगा m+1 c m+1 और ये हो जाएगा u और v हो जाएगा m+1। और यही चीज़ आ गया जिससे ये प्रूफ हो रहा है, यही चीज़, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं हेंस थ्योरम इज ट्रू फॉर n बराबर m+1। तो हम लोग ऑलरेडी पहले से ये प्रूफ कर चुके हैं कि थ्योरम जो है n बराबर 1 2 3 के लिए सही है, और उसके बाद n बराबर m के लिए सही मान लिए थे, और फिर ये अभी प्रूफ कर दिए कि n बराबर m+1 के लिए सही है। यानी अकॉर्डिंग टू PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये थ्योरम n बराबर ऑल नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n बराबर ऑल नेचुरल नंबर। तो कह सकते हैं हेंस दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। यही चीज़ हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसमें तो हम क्वेश्चन ना करा पाएंगे किसी भी कीमत पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेबनिज़ थ्योरम, इस थ्योरम पे बहुत सारा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे, और बहुत ही अच्छा चीज़ है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से रिविज़न भी करते रहिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है। अब हम इस पे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही।